नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री की वन लाइनर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम शुरू करने जा रहे हैं वातापी के चालुक्यास। वातापी के चालुक्यास की राजधानी वातापी थी, जो कि बीजापुर के निकट थी। जय सिंह ने वातापी के चालुक्यास की स्थापना की। जय सिंह ने वातापी के चालुक्यास की स्थापना की। चालुक्य वंश का एक शासक था पर पुलकेशिन द्वितीय। इसने हर्षवर्धन को हराया और परमेश्वर की उपाधि को धारण किया। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया और परमेश्वर की उपाधि धारण की। फिर पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन ने हराया। पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया। यहाँ तक बात इसको ध्यान से रखना है। पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था। और बाद में किसकी उपाधि धारण की? वातापी कोट की उपाधि को धारण किया। तो ये दो बात समझ में आ गई कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया और पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया, और एक ने दक्षिणा पातेश्वर की उपाधि धारण की और नरसिंह वर्मन ने वातापी कोट की उपाधि को धारण किया। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में है। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। वातापी जो है जगह, इसका निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। विक्रमादित्य के शासन काल में ही अरबों का आक्रमण किया था। इस आक्रमण का मुकाबला उसके भतीजे ने पुलकेशी ने किया था। उसके भतीजे पुलकेशी ने किया और इसकी सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे अवनी जनाश्रय का उपाधि दी थी। अवनी जनाश्रय की उपाधि से नवाजा था। विक्रमादित्य की दो पत्नियां थी। पहली पत्नी ने विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा दूसरी पत्नी जिसका नाम त्रिलोक्य था, त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसे इसके सामंत दंती दुर्ग ने हराकर नए राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, नए वंश की स्थापना की थी जिसका नाम था राष्ट्रकूट वंश। अब आती है बात ऐहोल। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। वातापी के चालुक्यास के बाद आए वेंगी के चालुक्यास। वेंगी के चालुक्यास के संस्थापक थे विष्णुवर्धन थे। राजधानी इनकी वेंगी ही थी, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। चोल वंश। इस वंश का संस्थापक विजयालय था। इसकी राजधानी तंजावुर थी। विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की थी। विजयालय ने नर केसरी की उपाधि को धारण किया था। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। पल्लव पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की थी। कोदंड राम की उपाधि धारण की थी। चोल वंश के प्रमुख राजा थे परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और कुलोतुंग। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम पंचम को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिले रोहण में शरण लेनी पड़ी इसको। अब आगे देखते हैं राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी। अब इस वंश में राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम पंचम को भागकर श्रीलंका के दक्षिण छोर पर जाकर शरण लेनी पड़ी। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजावर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया। तंजावर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनाया। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगकोट चोल की उपाधि धारण की। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि गंगेकोट चोल की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये धारण की थी राजेंद्र प्रथम ने, जब बंगाल के पाल शासकों को हराया था। बंगाल के पाल शासक महिपाल को हराया था, तब इस उपाधि को इसने। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होती थी। शाला भोग ऐसी भूमि थी जो किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए रखी जाती थी। तो ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, और शाला भोग जो थी वो विद्यालयों के रख रखाव की भूमि थी। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। जो महमूद गजनी था वो राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। स्थानीय स्वशासन चोल काल की मुख्य विशेषता थी। स्थानीय स्वशासन चोल वंश की मुख्य विशेषता थी। उर सर्वसाधारण लोगों की समिति हुआ करती थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा यह मूलतः अग्रहरों ब्राह्मणों की बस्तियां होती थी, जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समिति के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी।
तो वरियम नाम के समूह के द्वारा ये अपने कार्य को संचालित करती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं होयसल वंश के बारे में। होयसल वंश द्वार समुद्रम के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था। कौन था? वीर बल्लाल तृतीय, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। मलिक काफूर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। हजार दिनारी भी कहते थे इसको। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्रम थी, ये बता चुके हैं। आती है कदम वंश, कदम्बाज। कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम वंश की राजधानी वनवासी थी। गंग वंश, गंग वंश के संस्थापक वज्रहस्त पंचम थे। कौन थे? वज्रहस्त पंचम, याद रख लेना ये बात को, वज्रहस्त पंचम थे। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोकड़ी वर्मन था। गंगों की प्राथमिक राजधानी कोलर थी, कुलाल या कोलर थी, जो बाद में तलकाड़ हो गई। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना। गंग वंश में संस्थापक, और ये संस्थापक कौन था? वज्रहस्त प्रथम था, और उसके बाद दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। गंग वंश के बाद देखते हैं काकाती वंश। काकाती वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसकी राजधानी अमंकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था गणपति। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था गणपति। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया था और 35 वर्षों तक शासन किया था। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थापित कर ली थी। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थापित कर ली थी। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र था। यहाँ तक बात खत्म। नेक्स्ट आते हैं पाल वंश, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बनाए गए थे विश्वविद्यालय जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। सबसे पहले पाल वंश का संस्थापक गोपाल, इसकी राजधानी मुंगेर थी। संस्थापक गोपाल, राजधानी मुंगेर थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसी तरह ही धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। 11वीं सदी के गुजरात के कवि सोठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी थी। क्या उपाधि दी थी? उत्तरापथ स्वामी की उपाधि किसको मिली थी? धर्मपाल को। ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने कराया था। ये तीन के तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय और ओदंतपुरी बिहार मठ या बौद्ध मठ। यहाँ समझ में आया? गोपाल याद करने तरीका क्या हो जाएगा? गोपाल ओ पे खत्म हो रहा है तो ओदंतपुरी। तो यहाँ तक बात खत्म हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। पाल वंश के बाद हम जानेंगे सेन वंश के बारे में। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। क्वेश्चन में एग्जाम में आया हुआ है। इसकी राजधानी नदिया थी। दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्ला सेन की थी। किसकी थी? बल्लाल सेन ने की थी इन दोनों ग्रंथों की रचना। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्णता रूप दिया था। शुरुआत इन्होंने की थी और पूर्ण रूप दिया था लक्ष्मण सेन ने। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव रहते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव हैं। किसके शासनकाल में थे? सेन वंश के, लक्ष्मण सेन के समय में। विजय सेन ने देवपाड़ा में पद्युम्नेश्वर मंदिर का स्थापना कराया। पद्युम्नेश्वर मंदिर शिव जी का विशाल मंदिर है। आगे देखते हैं। सेन वंश, सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपने अभिलेख हिंदी भाषा में उत्कीर्ण किए थे। तो हिंदी भाषा में उत्कीर्ण किए हुए सबसे पहले लेखक थे, या जो वंश था जिसने अपने अभिलेखों को हिंदी भाषा में उत्कीर्ण करवाया था, वो थे सेन वंश। तो लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। यहाँ पे कहानी सेन वंश की खत्म हुई। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हम पढ़ेंगे कश्मीर के राजवंश। कश्मीर में हमें 3 राजवंशों को देखना है, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। शुरुआत करते हैं कारकोट वंश। ये एक हिंदू वंश था। इसकी स्थापना की थी दुर्लभ वर्धन ने। कारकोट वंश की स्थापना की थी दुर्लभ वर्धन ने। वेंग सांग इसी के शासनकाल में आया था। उधर हर्षवर्धन बोलते हैं हम लोग, इधर यहाँ पे ये था कारकोट वंश। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललित्यादित्य मुक्तापीड ने कराया था। ललित्यादित्य मुक्तापीड ने कराया था मार्तंड मंदिर का निर्माण। कारकोट वंश के बाद आया उत्पल वंश। इस वंश का संस्थापक था अवंती वर्मन। उत्पल वंश के बाद आया लोहार वंश, या लोहार वंश के संशासन था
इसके संस्थापक थे संग्राम राज। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि लोहार वंश का संस्थापक कौन था, तो संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंतन सप्तम राजा हुए। इनकी पत्नी सूर्यमती ने इनकी बहुत मदद की थी शासन चलाने में। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि और कई भाषाओं का ज्ञाता था, और कल्हड़ वंश का आश्रित कवि थे। कल्हड़ जो थे वो हर्ष के ही आश्रित कवि थे। इन्होंने रजत रंगिणी लिखी थी, आपको याद होगा। जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 से लेकर 1155 तक शासन किया। इसके बाद हम पढ़ते हैं कामरूप वंश के बारे में। ये जो वंश था ये पाल वंश में ही जाके मिल गया था कुछ समय बाद। कालांतर में कुछ समय बाद ये जाकर, शुरुआत में तो ये अपना इंडिविजुअल वंश था, बाद में यह जाके पाल वंश के अंतर्गत जाके मिल गया था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम शुरू करने जा रहे हैं राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। तो वन लाइनर सीरीज में अब हम पहुंच चुके हैं राजपूत वंश तक। तो राजपूत वंशों में सबसे पहले शुरू करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक सबसे शक्तिशाली राजा था प्रतापी राज मिहिर भोज। मिहिर भोज था वो बहुत ही प्रतापी शासक था, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश को बिलोंग करता था। विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि दहन की थी इसने। विष्णु जी के सम्मान में इसने आदि वराह की उपाधि ग्रहण की थी। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। राजशेखर का नाम सुना होगा आपने। इस वंश का अंतिम राजा था यशपाल। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी, तोमर नरेश अनंगपाल। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं गढ़वाल वंश या राठौर वंश राजवंश। गढ़वाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव। इनकी राजधानी थी वाराणसी। इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे गोविंद चंद्र। इनके मंत्री का नाम लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। अब पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं, जिसको पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। यही थे जो संयोगिता को उठा के ले आए थे। जो जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, उनको उठा के ले आए थे। अब आगे पढ़ते हैं। इस वंश का अंतिम शासक था जयचंद, जिसे गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मार डाला था। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे आते हैं चौहान वंश के बारे में पढ़ते हैं। चौहान वंश, इसको चौहान या चहमान वंश भी कहते हैं, मोस्टली चौहान के नाम से फेमस है ये। चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव। अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी, तो अजय राज द्वितीय ने की थी। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का नाम सुना होगा। यह शुरुआत में विग्रह राज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, वो कुछ समय पहले जब शुरुआत में विग्रह राज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय हुआ करता था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। चंद्रवरदाई जो थे, जिन्होंने पृथ्वीराज आसों की रचना की थी, ये पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि थे। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि रणथंभौर का जो जैन मंदिर है, इसका शिखर का निर्माण किसने करवाया था, पृथ्वीराज तृतीय ने कराया था। तराइन के कुछ युद्ध हुए थे। तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए। दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया। फिर अंत में 1194 में जयचंद के साथ चंदावर का युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी का, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया। जयचंद कौन था, बताया मैंने अभी ऊपर, संयोगिता का पिता था, जिसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय उठा लाए थे स्वयंवर से। तो मदद करने की वजह से ही ये जयचंद ने मदद की थी उसकी मोहम्मद गौरी की पृथ्वीराज चौहान को हराने में, लेकिन बाद में इनको भी लपेट लिया था मोहम्मद गौरी ने। अब आती है बात परमार वंश की। यहाँ शुरू करेंगे हम परमार वंश के बारे में। परमार वंश का शासक था उपेंद्र राज। इनकी शुरुआत प्राचीन राजधानी उज्जैन की थी। परमार वंश का सर्वाधिक सबसे शक्तिशाली राजा था, सबसे शक्तिशाली राजा राजा भोज। राजा भोज का नाम सुना होगा। राजा भोज परमार वंश के थे और ये शक्तिशाली राजा था परमार वंश का। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण कराया था। तो भोजपुर नामक झील का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा भोज ने कराया था। ये तो नाम से ही मैच कर रहा है, इसमें कुछ स्पेशल याद करने वाली चीज नहीं है। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित और व्याकरण के अनेक ग्रंथ लिखे थे।
भोज द्वारा लिखित युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख भी किया गया था। मतलब अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी था ये। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। इसे कविराज की उपाधि से भी सुशोभित किया गया था। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर का निर्माण कराया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिभुवन नारायण का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजा भोज ने कराया था। भोजपुर नगर की स्थापना भी इन्होंने कराई थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश का शासक, उसके बाद चहमान वंश का शासक और अंततः 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उल्लू खां ने मालवा पर पूरी तरीके से अधिकार कर लिया था। तो यहाँ तक आज के लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं हम आगे। तब तक के लिए धन्यवाद।